मिडिल ईस्ट में मिसाइलें चल रही है, तेल उबल रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है और सोना चांदी भारी दबाव में है। क्या यह सिर्फ एक अस्थायी गिरावट है या फिर कीमती धातुओं में शुरू हो चुका है नया ट्रेंड? क्या युद्ध सोने को फिर से नई ऊंचाई पर ले जाएगा या फेड की सख्त नीति बाजार का खेल बिगाड़ देगी? इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नितिन जी, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का सोने चांदी पर वास्तविक असर कितना बड़ा हो सकता है? कमल जी, एक वो कहावत है अपने यहाँ, करेला तुझे नीम चढ़ा। तो एक तो यूएस के जो जॉब रिपोर्ट्स आए थे वो फ्राइडे को खराब आए, और अब जो है मिडिल ईस्ट में हम लड़ाई होते हुए देख रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई का मैं ये बोलूं कि आज सुबह जिस समय युद्ध की पहली खबर आई कि इसराइल ने जो है वो सेंट्रल ईरान और वेस्टर्न ईरान के ऊपर जो है बम फोड़े हैं, उसका जो इम्पैक्ट हमें मिलना चाहिए था वो इम्पैक्ट हमें डाउन साइड में नहीं दिखा। और गोल्ड फ्यूचर्स जो थे वो उस समय 4336 यानी $4336 के आसपास ट्रेड हो रहे थे, और उसमें हमने $4300 तक की गिरावट देखी। और फिर जो है ये अभी अगर मैं बात करूं तो $4320-21 के आसपास खड़े हैं, यानी $15-16 का जो है इम्पैक्ट आया है। इसका मेजर इम्पैक्ट जो है वो हम क्रूड में आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन ओवरऑल गोल्ड सिल्वर की अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है अभी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि अगर आप गल्फ रीजन के चैनल्स को देखें, चाहे वो अल जजीरा हो या ईरान टाइम्स हो, सबने एक ही बात बोली है कि ये जो गल्फ वॉर है इसको ट्रंप चलाना नहीं चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना नहीं चाह रहे, और नेतन्याहू को उन्होंने इसके लिए वार्निंग भी दी है। बट अगर आप करंट सिचुएशन को देखें तो दोनों पक्ष, चाहे वो ईरान है चाहे वो इसराइल है, दोनों ऐसा लग रहा है कि इसको अभी ठंडा नहीं करना चाहते और इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और फिलहाल ये 12 हफ्तों की हिस्ट्री रही है कमल जी, कि सोमवार से लेके बुधवार तक जो है ये बहुत तेजी से आग लगती है, और बृहस्पतिवार शुक्रवार जो होते हैं वो थोड़े ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट आप क्रूड के अंदर देख सकते हैं कि पिछले 12 हफ्तों में 3 दिन जो है सोमवार मंगलवार बुधवार हम देखते हैं क्रूड में तेजी आती है, और बृहस्पतिवार से क्रूड नॉर्मल होता है, और शुक्रवार को हम 400 से 500 पॉइंट का करेक्शन आते हुए देखे, और वो हमने अभी लास्ट फ्राइडे भी होते हुए देखा है। जी, तो नितिन जी, क्या मौजूदा हालात 2022 रूस यूक्रेन युद्ध जैसे सेफ हेवन रैली का कारण बन सकते हैं क्या? कमल जी, जो रशिया और यूक्रेन के वॉर में सेफ हेवन रैली आई थी, उसमें क्या था कि आप डॉलर के अगेंस्ट में अपने आप को बचाने के लिए गोल्ड में बाइंग कर रहे थे, और वो युद्ध जो है वो गोल्ड की अभी तक की सबसे बड़ी रैली का कारण भी बना था, कि जब लोगों ने ये देखा कि रशियन एसेट्स जो है वो फ्रीज हो गए, तो कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे एसेट्स भी फ्रीज हो जाए। पर यहाँ पे स्थितियां अपोजिट हो गई, क्योंकि वर्ल्ड का एक पांचवा हिस्सा जो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन है वो हुर्मुज की खाड़ी से होता है। तो अगर हुर्मुज की खाड़ी बंद हो जाती तो यानी वर्ल्ड का पांचवा हिस्सा जो क्रूड ऑयल का सप्लाई का है वो भी बंद हो जाता है, और क्रूड के दाम बढ़ जाते हैं। तो इससे जो साउथ ईस्ट एशिया या डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनको अपने रिजर्व में से पैसा निकालना पड़ता है ऑयल को खरीदने के लिए। और पिछले 3-4 साल में सभी सेंट्रल बैंकों ने गोल्ड में जिस तरीके से पैसा बनाया है, तो उसको देखते हुए उनको एक ये साफ ट्रेड लगती है कि हम गोल्ड को बेच के जो है वो तेल को खरीदे। तो जब तक हुर्मुज की खाड़ी का संकट नहीं खत्म हो जाता पूरी तरीके से, तब तक जो है ये प्रेशर बनता हुआ हम देखेंगे। पर अगर हॉर्मुज में संकट बढ़ जाता है, जैसे अभी जो ताजा हालात हैं, तो फिर गोल्ड सिल्वर मार्केट पर क्या असर होगा? देखिए, ऑलरेडी गोल्ड सिल्वर जो है वो दबा हुआ है, और मुझे लगता है कि अगले 3 दिन, क्योंकि बुधवार को जो है यूएस से महंगाई के आंकड़े आने हैं, जब तक वो नहीं आ जाते तब तक आपका जो हुर्मुज की खाड़ी है का जो हाल है वही इसको इम्पैक्ट करेगा। अगर ये दबाव बढ़ता है तो गोल्ड को हम नीचे में 4130 $4140 तक भी आते हुए देख सकते हैं। तो क्या यह फिर खरीदारी का मौका है या अभी भी रुकना चाहिए? कमल जी, हमने पिछले प्रोग्राम में एक बात बड़ी स्पष्ट बोली थी कि 3 तारीख से लेके 8 तारीख तक, यानी 3 जून से 8 जून तक जो है वो नीचे के लेवल्स हमको मिलते जाएंगे, और नीचे के लेवल्स जो है वो मंथ एंड के लिए यानी 30 जून के लिए हम खरीदारी जो है वो करके चल सकते हैं। पर मेरा मानना है कि अब चूंकि उम्मीद नहीं थी कि यूएस के जॉब आंकड़े इतने अच्छे आएंगे जितने अच्छे आ गए, तो ये जो 8 तारीख तक की खरीद है इसको हमें थोड़ा सा आगे 20-25% रोक के चलना चाहिए, और देखना चाहिए कि महंगाई के आंकड़े कैसे आ रहे हैं 10 तारीख को, तो हमें 10 या 11 तारीख तक करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये जितना भी दबाव है, देखिए मार्केट के अंदर सिचुएशन धीरे धीरे ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ती चली जा रही है,
तो मुझे लग रहा है कि ये जितना भी ओवरसोल्ड मार्केट होता जा रहा है, ये हमें 10-11 तारीख, ये डेटा 10 तारीख को आ जाएगा, उसके बाद 11 तारीख मार्केट स्टेबल होने में लगेगी। तो मुझे लगता है 12 तारीख से फिर हम एक मार्केट में जंप आते हुए देखेंगे। बट हैविंग सेड दैट, मार्केट टेक्निकली जिस तरीके से हो चुका है उसको देखते हुए जो शॉर्ट कवरिंग है, जब तक ये बहुत स्ट्रांग नहीं आ जाती, जब तक शॉर्ट साइड के स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होते, तब तक गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ी रैली हम नहीं देखेंगे। जी। और तो सोने में, सॉरी, सोने से ज्यादा कमजोरी चांदी में फिर क्यों देखने को मिल रही है? देखिए, सिल्वर का बीटा कमल जी हमेशा ही हायर रहा है। मतलब जनरली क्या रहता है, हम देखते हैं कि अगर 1% के आसपास जो है वो गोल्ड घटता है या बढ़ता है, तो चांदी में हम लगभग 1.5% की तेजी में आते हुए देखते हैं। और गोल्ड सिल्वर रेशियो आप देख सकते हैं कि 58 से 64 आ चुका है, 65 की तरफ ये बढ़ रहा है। तो सिल्वर का चूंकि बीटा हायर है, तो सिल्वर में हम देखेंगे कि इस तरह का अगर रिवर्स भी आएगा, अगर मान लीजिए गोल्ड ऊपर चलना शुरू होता है, तो हम देखेंगे सिल्वर जो है वो ज्यादा तेजी से ऊपर आएगी, क्योंकि सिल्वर का जो शॉर्ट पोजीशंस का बिल्डअप हुआ है लास्ट 2 या 3 दिन में, अगर हम सिल्वर के नए कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं कॉमेक्स के अंदर, तो उसमें लास्ट 3 दिन के अंदर ओपन इंटरेस्ट प्राइस के नीचे आते हुए बढ़ा है, जो बताता है कि शॉर्ट बिल्डअप है। तो वो शॉर्ट कवरिंग भी हमें उतनी स्ट्रांग दिखाई देगी। ये लास्ट वीक एक रिपोर्ट आई थी चीन से कि वहां पे चांदी की डिमांड कम हो रही है, और भारत में भी हम देख रहे हैं कि चांदी इंपोर्ट को लेकर के बहुत से प्रतिबंध गवर्नमेंट ने लगाए हैं, बहुत कड़ाई करी है। तो इससे जो डिमांड शायद घटे, तो उसका क्या कोई सप्लाई डेफिसिट खत्म होगा उससे? देखिए, सप्लाई डेफिसिट, अब ये दोनों तरफ की चीजें हैं। देखिए, जिस तरह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस में कमी आई है, उसको देखते हुए जितने भी इंडस्ट्रियल मेटल है उसकी डिमांड तो एक बार कम होगी ही होगी। लेकिन कमल जी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का ये जो संकट है, इसने सप्लाई के लिए भी एक संकट पैदा कर दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पेरू जो है, पेरू विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहां पे जितनी भी माइंस हैं, वो माइंस सबसे ज्यादा सिल्वर का प्रोडक्शन करती है। जी। अब चूंकि $5 के ऊपर गैस के प्राइसेस हो गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, तो वहां पे जो सिल्वर माइनिंग है वो काफी एक्सपेंसिव हो गई है, और जो डीप माइंस है वहां से माइनिंग नहीं हो पा रही है। तो ये माना जा रहा है कि ओवरऑल जो पेरू का सिल्वर का प्रोडक्शन है, उसमें 4 से 5% की गिरावट आ सकती है। तो अगर मान लीजिए कहीं भी डिमांड जो है वो बराबर रहती है, डिमांड उठ के आती है, तो डिमांड को तो आप सरप्रेस नहीं कर सकते। डिमांड को लेके जितनी चीजें की जा सकती थी ऑलरेडी मैक्सिमम की जा चुकी है। जी। लेकिन सप्लाई मेंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। नेचुरल गैस का 2.8 के नीचे आना, जब तक नेचुरल गैस 2.8 के नीचे नहीं आती है, तब तक पेरू से जो है, जो विश्व का सबसे ज्यादा चांदी उत्पाद करता है, वहां से हमको देखने को मिलेगा कि सप्लाई जो है वो कम होती जाएगी धीरे धीरे करके। और नितिन जी, अगर हम कॉमेक्स की बात करें तो सिल्वर के लिए कौन से लेवल अब निर्णायक माने जाएंगे? आप कॉमेक्स फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं कमल जी, या जी स्पॉट की? जी जी जी। स्पॉट की। है। स्पॉट में अगर मैं बात करता हूँ तो 65 और 63, यानी 65 और 63 के जो दो लेवल्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम 61 के आसपास, 61 के आसपास जो है, वहां पे वहां से हमने एक बाउंस आते हुए देखा था। लेकिन इस बार जिस तरह की सेलिंग आई है कमल जी, पहले जो सेलिंग आ रही थी वो $90 के आसपास आनी शुरू होती थी, तो वो 60 के आसपास आते आते थम जाती थी। तो इस बार जो सेलिंग आ रही है वो सेलिंग आ रही है आपकी 75 और 76 के लेवल से आती हुई शुरू हुई है। तो मुझे लग रहा है 65 62 के जो लेवल्स है, वहां पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर 62 के नीचे जाता है तो स्थितियां जो है वो थोड़ी सी और खराब हो सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। नितिन जी, जिस तरह गोल्ड सिल्वर में गिरावट आई है, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ट्रेडर की बात नहीं हो रही, इन्वेस्टर की बात हो रही है, तो उनके लिए क्या ये एक बहुत अच्छा मौका है, या उन्हें अभी रुकना चाहिए, कुछ और मौका इससे बड़ा मिले और वहां उन्हें बाई करनी चाहिए? कमल जी, देखिए, इस समय आपके पास, आप अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करें, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता नहीं है। आप चाहे इक्विटी बाजार की अगर बात करें, तो वहां जी। पे भी हमने नैस्डैक, डाउ, निफ्टी, सभी के अंदर हमने गिरावट आते हुए देखी। फिर आप अगर इसकी बात करते हैं, क्रिप्टो की बात करते हैं, तो क्रिप्टो में भी हमने एक मैसिव फॉल बनते हुए देखा। तो देखिए, एसेट क्लासेस के अंदर अगर हम देखें पिछले 40-50 सालों में, तो इस तरह की साइकिल्स जो है वो हमने कई बार देखी, जहाँ पे सारे एसेट क्लासेस, जिनको हम रिस्कियर एसेट क्लासेस की कैटेगरी में रखते हैं, वहां पे इस तरह के डाउनफॉल आते हैं। लेकिन अगर आपको पैसा बनाना है लंबे समय में, अगर मान लीजिए आप 3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करके चल रहे हैं, तो ये वो समय होते हैं जिनको हमने देखा कि अक्सर हम पछताते हैं बाद में, कि उस समय अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर लिए होते तो आज हम एक बढ़िया स्थिति में होते। तो मुझे लग रहा है कि वो स्थितियां जो है वो अभी बन रही है। और भारत में इसमें और भी इशू नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके कमल जी, 1-1.5 महीने पहले चांदी का डिस्काउंट 15,000 रुपए था,
और वो डिस्काउंट जो है वो अगर फ्राइडे की बात करें, सैटरडे की, तो लगभग 4-5 हजार रुपए के आसपास आ चुका था। और अभी अगर मैं आपसे बात करते करते चेक कर रहा हूँ तो अभी ये जो डिस्काउंट है ये लगभग 2,500 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये चांदी का जो डिस्काउंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो बता रहा है फिजिकल मार्केट के अंदर सप्लाई कंस्ट्रेंट्स बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में अगर थोड़ी सी भी डिमांड निकल के आती तो ये 10-15 हजार रुपए के प्रीमियम में कन्वर्ट हो जाए। तो मुझे उस स्थिति में कोई समस्या नजर नहीं आती जहां पे आप थोड़े एक लंबे समय या मध्यम अवधि के लिए जो है वो आप इन्वेस्ट करके चांदी में चले। और इसके साथ मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ना चाहूंगा कि 13 जुलाई को सिल्वर और कॉपर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, जहां यूएस ने ये बोला था कि वो सिल्वर और कॉपर के जो एक्सपोर्ट्स है उनको बैन कर रहा है, क्योंकि एआई का जो इस्तेमाल है वो उसके लिए उनको सिल्वर और कॉपर चाहिए होगी। तो अब चूंकि 13 जुलाई को 1 साल हो जाएगा और अगर उनको ये एक्सपोर्ट का बैन आगे एक्सटेंड करना है तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि 20 या 22 जून के आसपास, मतलब 20 जून से लेकर 13 जुलाई तक वो इस बैन को एक्सटेंड करें। और अगर इस बैन को एक्सटेंड करते हैं तो फिर हम एक बड़ी तेजी जो है वो चांदी और कॉपर दोनों में आते हुए देखेंगे। नितिन जी, एमसीएक्स के अनुसार गोल्ड सिल्वर में सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल क्या होंगे, किस पे नजर रखनी चाहिए ट्रेडर को? देखिए, अगर एमसीएक्स के लेवल्स की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले चांदी की बात कर लेते हैं कमल जी। चांदी में 2,40,000 का और 2,31,000 का इस हफ्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल है। और गोल्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो गोल्ड में 1,51,500 और 1,48,000 के इस हफ्ते के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट्स में। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो चांदी में 2,53,000 और 2,67,000 की रेजिस्टेंस है। और अगर सोने की बात करते हैं तो सोने में 1,57,000 और 1,59,000 की इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जी, अब अंतिम सवाल की, अगर आपको अगले 6 महीने के लिए सिर्फ एक विकल्प चुनना हो, सोना, चांदी या नकदी, तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? कमल जी, विद अ डिस्क्लेमर एंड डिस्क्लोजर, आई हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड सिल्वर। तो मैं इन लेवल्स पे भी आज भी मैंने एक्यूमुलेट किया है। तो चाहे वो एमसीएक्स की पोजीशंस हो, चाहे वो ईटीएफ की पोजीशंस हो, दोनों जगह एक्यूमुलेट करके चल रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि ये जो पेन है ये अगले आज तारीख है 8 तारीख, मुझे लगता है कि ये जो मैंने बोला है 11 तारीख तक, मुझे लगता है कि 11 तारीख के आसपास जो है ये हफ्ते का और पेन है। नेक्स्ट वीक से हम नॉर्मल जो है वो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं सिल्वर को लेके ऑलरेडी चल रहा हूँ। जी, नितिन जी ने तो बता दिया कि वो सिल्वर के थोड़े फेवर में है, लेकिन आप दर्शक खुद क्या सोचते हैं, क्या आपका कहना है सोने चांदी के बाजार पर, आपका अपना व्यू क्या है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नितिन जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? कमल जी, डिस्क्लेमर देने से पहले मैं एक बात और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग पूछना चाहेंगे कि 3.5 लाख रुपए का जो टारगेट दिया हुआ है उसका क्या हुआ, क्योंकि पिछले हफ्ते आपके प्रोग्राम में आके 3.5 लाख रुपए का टारगेट दिया है। तो मेरी सभी से आग्रह है कि देखिए, इस तरह का जो बाजार है, चाहे हम 1 अगस्त से 10 अगस्त देख लें, जब हमने 1.25 लाख का टारगेट दिया था तब भी 90,000 तक चांदी आई थी और 15-20 दिन के अंदर हमने चांदी में उछाल आते हुए देखा था। जब इतनी बड़ी फंडामेंटल न्यूज है कि आप 13 जुलाई के पहले जो है वो यूएस के बैंड एक्सटेंड करने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो अभी भी हमने अपने टारगेट को रिवाइज नहीं किया। हमें अगर टारगेट को रिवाइज करना होगा तो हम 22 जून को ये निर्णय लेंगे कि हमें इस टारगेट को रिवाइज करना है आगे के लिए या नहीं करना है या रिड्यूस करना है। तो 22 जून तक तो हमारा ये टारगेट जो है वो बेसिकली बिल्कुल ओपन है। बट ये टारगेट निवेशकों के लिए जो ईटीएफ या फिजिकल के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप एमसीएक्स के माध्यम से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलें, क्योंकि जब आप एमसीएक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आप 30 किलो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो 75 लाख हो जाती है, ना कि 15 लाख रुपए का मार्जिन। तो अगर आप कोई भी निर्णय जो है इस प्रोग्राम को देख के ले रहे हैं तो आप पहले अपने निवेश सलाहकार की सलाह ले लें। और यहाँ पे मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि जो टारगेट्स या पोजीशंस मैंने दी हुई है उसमें मेरी अपनी फ्रेंड्स और मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी हमारी यही रिकमेंडेशन रही है। और मेरी अपनी भी ईटीएफ और एमसीएक्स दोनों के अंदर मैंने आज भी अपनी पोजीशंस प्लस साइड में बाय साइड में बनाई है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए, मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।